तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? जो तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आ गई। क्या कहा था तुमने दादाजी से कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती? अरसलान खान ने गुस्से से पूछा। आंखों में इस वक्त गुस्से के मारे चिंगारियां निकल रही थीं और वो चिंगारियां सामने खड़ी हानिया के वजूद को झुलसा रही थीं। डर के मारे उसने कसकर आंखें बंद कर ली थीं। इसी गुस्से की वजह से तो वो इस शादी से इनकार कर रही थी। वो उससे प्यार नहीं करता था, उसकी नफरत में अंधा था और ये नफरत समय समय पर वो हानिया के सामने निकालता रहता था और वो इससे इतना डरती थी कि उसके सामने आने से भी कांप जाती थी। जब शादी से पहले ये हाल था तो शादी के बाद वो हानिया का क्या हाल करता, यही सोचकर वो डरी हुई थी और उसने दादाजी के सामने शादी के लिए इनकार कर दिया था। हानिया उसकी बचपन की मंगेतर थी। उसने रो रो कर उसे शादी से इनकार किया था और दादा जान को भी मना लिया था, क्योंकि वो जानती थी अरसलान उसे नापसंद करता है। अब ये आंखें बंद करके क्यों खड़ी हो? आंखें खोलो और देखो मुझे, जवाब दो मेरी बातों का। कैसे तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि तुम मुझे रिजेक्ट कर सको? हाँ, अगर तुम मुझसे गिड़गिड़ाती और कहती कि मैं तुम्हारी जान छोड़ दूं, तुमसे शादी ना करूं, तो मैं तुम पर ही एहसान कर सकता था। लेकिन अब जबकि तुमने मुझे रिजेक्ट किया है तो तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। मुझे तुम जैसी बेबाक बेशरम लड़कियों से नफरत है, लेकिन आज मैं तुम्हें ऐसी सज़ा दूंगा कि तुम दोबारा किसी के सामने इनकार करने के काबिल नहीं रहोगी। ये कहते हुए अरसलान हानिया को छत पर ले गया था। वो डर के मारे अरसलान के सीने से लगकर रोने लगी। प्लीज़ अरसलान, कुछ मत करें, मैं दोबारा इनकार नहीं करूंगी। उसके डर से कांपता वजूद अपने सीने पर महसूस करके अरसलान का दिल जोरों से धड़का था, लेकिन जल्दी ही उसने खुद पर काबू पाया था। कुछ ऐसा करूंगा कि तुम शादी से इनकार नहीं कर पाओगी, उल्टा मेरे पैरों में बैठकर मुझसे शादी की भीख मांगोगी। उसने हानिया की कमर पर अपने हाथ रखे थे और अपनी पकड़ उसकी कमर पर मजबूत की थी। प्लीज मुझे छोड़ दें, वरना मैं दादाजी को सब बता दूंगी। जाए यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दें। कांपती हुई आवाज में उसने एक कमजोर सी धमकी दी थी और अरसलान, जिसके सर पर गुस्सा सवार था, उसकी बात सुनकर और भी गुस्से से बेकाबू हो गया था और गुस्से से दहाड़ते हुए कहने लगा, तुम होती कौन हो मुझे यहाँ से भेजने वाली? शायद तुम ये बात भूल गई हो, ये हवेली मेरे नाम है और हम लोगों ने तुम्हें पनाह दी हुई है। अगर मैं चाहूँ तो अभी और इसी वक्त तुम्हें उठाकर बाहर फेंक सकता हूँ। आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, ना ही आप में इतनी हिम्मत है, ना ही दादा जान आपको इसकी इजाज़त देंगे। वो उसे धक्का देते हुए उससे दूर हटी थी, जबकि वो दोबारा से छोटे छोटे कदम उठाता उसके पास आया था और ठीक उसके सामने खड़े होकर उसकी आंखों में देखते हुए कहने लगा, तुमसे किसने कहा कि मैं दादा जान से इजाज़त लूँगा या मैं उन्हें कुछ कहना पसंद करूँगा? तुम्हारे साथ जो जी में आएगा मैं वो कर सकता हूँ। ना तो तुम्हारा बाप जिंदा है, ना ही तुम्हारी माँ तुम्हें पूछने वाली है। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें इस हवेली से दूर ले जाकर कहीं पर भी फेंक सकता हूँ और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। तुम्हारे गायब होने की खबर पर हाँ, हवेली में थोड़ा सा कोहराम मचेगा, लेकिन मैं कह दूंगा कि तुम यहाँ से भाग गई हो। हानिया की आंखों में अब आंसू चमकने लगे थे। डर के मारे वो कांप रही थी। ये देखकर अरसलान के होठों पर एक तंजिया मुस्कुराहट फैल गई थी। अपनी पैंट की जेब में हाथ डाले वो सर से पैर तक हानिया को गौर से देखने लगा। छुई मुई सी नाजुक सी हानिया, जो बड़ी शेर बनकर उसे रिजेक्ट करके आई थी, अब भीगी बिल्ली बनी उसके सामने कांप रही थी। एक पल के लिए उसे हानिया की हालत पर तरस आया था। उसने गहरा सांस लिया। अगर तुम ये सब बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं रखती हो तो क्यों करती हो ये हरकतें जिस पर मुझे गुस्सा आता है? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसकी वजह से आप मुझ पर गुस्सा करें। मैं ये हक रखती हूँ कि मैं किसके साथ शादी करना चाहती हूँ। बस आप मुझे अच्छे नहीं लगते। नहीं करनी मैंने आपके साथ शादी। आप बहुत पत्थर दिल हैं, बहुत खड़ूस। उसने अपने आंसुओं को अपनी हथेलियों से साफ किया था, जबकि उसके खड़ूस और पत्थर दिल नाम देने पर अरसलान के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई थी, लेकिन जल्दी ही उसने अपनी मुस्कान को छुपाया था और फिर गुस्सा करते हुए बोला, तुम फिर से मेरे साथ बहस कर रही हो और तुम जानती हो ना, मुझे बहस करने वाली लड़कियां जहल लगती हैं। चलो उठो, अच्छे बच्चों की तरह दादा जान के पास जाओ और बोलो कि अगले ही हफ्ते वो हमारा निकाह करवा दें। इस बार हैरान होने की बारी हानिया की थी। वो बेचैनी से कहने लगी, आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं अगले हफ्ते आपसे निकाह करूंगी? मैंने आगे पढ़ना है और एक अच्छी नौकरी करना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है। मैं अभी आपसे शादी नहीं कर सकती। ऐसा नहीं था कि वो पढ़ाई की वजह से इनकार कर रही थी। सच्चाई तो ये थी कि वो उस इंसान से शादी ही नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी वो इंसान उसे पसंद नहीं करता। अरसलान अभी सिर्फ और सिर्फ इस वजह से उसे शादी के लिए मना रहा था
क्योंकि उसने उससे शादी के लिए इनकार कर दिया था और शायद ये बात उसकी अना पर जाकर लगी थी जो उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तुम अभी और इसी वक्त दादा जान के पास जाओगी और ये बात कहोगी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इससे पहले वो कुछ और कहता छत के दरवाजे पर दस्तक हुई थी। अरसलान ने ऊपर आने के बाद दरवाजे को अपनी तरफ से बंद कर दिया था। उसने आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया। उसकी माँ सुरैया बेगम तेजी से अंदर आई थी और हानिया को कहने लगी, तुम्हारी नानी तुमसे मिलने के लिए आई हैं, 2 मिनट आकर उनसे बात सुन लो। उसने एक नज़र सामने खड़े उस इंसान पर डाली जो पिछले 2 घंटे से उसका दिमाग खराब कर रहा था। सुरैया बेगम ने जब अपने बेटे को उसके साथ देखा तो उनके माथे पर बल पड़ गए थे। वो उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए कहने लगी, क्या तुम्हें दादा जान ने समझाया नहीं था, जब तक तुम्हारा और हानिया का निकाह नहीं हो जाता तुम उसको यूं रात के अंधेरे में अकेले में नहीं मिल सकते। ममा, मगर वो मेरी मंगेतर है, उसने धीमे लहजे में कहा। वो तुम्हारी मंगेतर है, तुम्हारी बीवी नहीं, जो जब दिल चाहेगा दंदनाते हुए उसके पास पहुंच जाओगे। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ के सामने खामोश होता था। इसके अलावा वो पूरी हवेली में किसी को जूती की नोक पर भी नहीं रखता था। माँ की डांट सुनकर वो खामोशी से सर झुकाकर नीचे उतरता चला गया था। सुरैया बेगम उसके पास आई और उसे कहने लगी, मैं जानती हूँ कि वो तुम पर इन दिनों बहुत गुस्सा कर रहा है क्योंकि तुमने उसकी अना पर चोट लगाई है। देखो बेटा, मेरा बेटा बहुत अच्छा इंसान है, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा, कभी तुम्हें मायूस नहीं करेगा, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने देगा। मैं अपने बेटे को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। कुछ साल पहले तक वो ऐसा नहीं था। तब तक तो उसके दूसरी लड़कियों के साथ दोस्तियाँ भी हुआ करती थीं, लेकिन अब वो बदल चुका है। मैं तुम्हारे लिए उसकी आंखों में पसंद के रंग भी देख चुकी हूँ, और जहाँ तक उसके गुस्सा करने की बात है तो ये तो नेचुरल है। वो तो ख़ानदानी है, तुम तो जानती हो ना ख़ानदान का हर मर्द कितना गुस्से वाला है। जी आंटी, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, उसने नज़रें झुकाते हुए कहा था। मगर सुरैया बेगम जानती थी उनकी बात वो समझ तो रही थी, मगर करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने गहरी सांस ली और उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। जब वो लॉन्ज में दाखिल हुई तो उसकी नानी उसे देखकर खुशी से खड़ी हो गई थी। उसकी दादी समीना बेगम के चेहरे पर नापसंदीदगी के भाव थे, जो हर दूसरे तीसरे दिन आकर उनकी पोती का दिमाग खराब कर देती थी। ये औरत कैसी है मेरी प्यारी बच्ची, यहाँ पर खुश तो है ना? तुम्हारी सारी ज़रूरतें पूरी तो हो रही हैं, कोई तुम्हें परेशान या तंग तो नहीं करता? अभी उन्होंने बात और भी पूरी करनी थी कि अरसलान गुस्से से कहने लगा, अगर आपको इतनी ही बेचैनी या इसकी इतनी ही चिंता हो रही है तो आप इसे अपने साथ लेकर क्यों नहीं चली जाती? इस तरह के ड्रामे यहाँ पर आकर न लगाया करें, मुझे इस तरह की बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं। हानिया की नानी ने गुस्से से उस लड़के की ओर देखा था जो हर बार ही बदतमीजी पर उतर आता था, मगर वो अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं बोली थी। जानती थी कि अगर उन्होंने कुछ भी कहा तो बहस बढ़ सकती थी। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो क्या मैं अपनी नवासी से 2 मिनट के लिए तन्हाई में बात कर सकती हूँ? समीना बेगम का दिल तो नहीं चाह रहा था कि इस औरत के साथ अपनी पोती को एक पल के लिए भी अकेला छोड़ें, लेकिन मजबूर थी, मना भी नहीं कर सकती थी। मगर उनके जाने के बाद उसकी नानी ने एक झटके से उसे अपने साथ लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। मेरी बेटी, मैं जानती हूँ तुम बहुत तकलीफ में हो और यहाँ पर तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की जा रही है, इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं तुम्हारा निकाह अफरोज़ से कर दूंगी। नानी की ये बात सुनकर एक पल के लिए हानिया का मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया था, जबकि उसके दिल में खुशी की लहर भी दौड़ गई थी। हानिया उस इंसान को बेइंतहा मोहब्बत करती थी, उस इंसान के सपने देखे थे उसने, लेकिन उसकी मंगनी अरसलान के साथ हो गई थी और अरसलान के बुरे रवैये की वजह से वो कभी भी अफरोज़ को भुलाकर उसकी तरफ ध्यान नहीं दे पाई थी। अब जब भी वो कभी अपनी नानी के घर जाती तो अफरोज़ को देखकर ठंडी आहें भरती थी। नानी, क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है? हाँ बिल्कुल मेरा बेटा, ऐसा मुमकिन हो सकता है, मगर दादी कभी भी इस सब के लिए राजी नहीं होंगी। अरे तुम्हें अपनी दादी की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस मुझ पर भरोसा रखो। मैं खामोशी से बिना किसी को बताए तुम्हारा निकाह अफरोज़ खान से कर दूंगी, और एक बार तुम्हारा निकाह हो जाए तो कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। ये आप क्या कह रही हैं नानी? आप ये कहना चाहती हैं कि मैं उससे छुपकर शादी कर लूँ? अरे बेटा, ये शादी छुपकर थोड़ी होगी, मैं होंगी ना इस निकाह में, और तुम्हारे मामा मामी भी तो होंगे। मगर नानी, मुझे फिर भी ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। अगर दादी को पता चला तो वो गुस्सा करेंगी। हानिया की नानी ने उसका बाजू पकड़कर उसे झंझोड़ दिया और कहने लगी, खबरदार, जो तुमने उस औरत को कुछ भी बताया, पहले वो मेरी बेटी की खुशियों को खा गई, अब वो तुम्हारी खुशियों को खाना चाहती है। मैंने अपनी बेटी का बदला तो नहीं लिया उससे, और तुम्हें भी जाने दिया उसके पास, लेकिन तुम्हें कभी भी अब इस दलदल में तन्हा नहीं छोड़ूंगी। मैं जानती हूँ तुम अरसलान को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हो,
मेरा बेटा ये सच है ना, बताओ अपनी नानी को। उसे मजबूत शब्दों में वो कहने लगी, जबकि हानिया ने अपनी नज़रें बेबसी से झुका ली थीं। कहने की ज़रूरत ही क्या थी, हर कोई जानता था कि वो अरसलान को पसंद नहीं करती और वो तो इस शादी के लिए मना भी कर चुकी थी। अब देखना ये था ऊँट किस करवट बैठता था। वो अपने ख्यालों से चौंकी जब उसकी नानी ने कहा, देखो हानिया, मैं तुम्हें पहले भी समझा चुकी हूँ और अब भी समझा रही हूँ कि अगर तुम इन लोगों की बातों को मानना शुरू कर दोगी तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लोगी। देखो अरसलान के अतीत के बारे में तो तुम्हें सब पता है, वो लड़कियों में किस हद तक दिलचस्पी रखता था। तुम्हारा मंगेतर होने के बावजूद भी उसने शायद ही कोई लड़की छोड़ी हो। यूनिवर्सिटी में भी उसके 2-3 बार ये किस्से मशहूर हो चुके थे। अब इसके अलावा भी क्या तुम उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाओगी? और अगर ऐसा करोगी तो मैं दुनिया की सबसे बेवकूफ़ लड़की का अवार्ड तुम्हें दूंगी। मैं ऐसा नहीं करना चाहती नानी, मगर दादी कि मुझ पर बहुत एहसान है। मम्मी पापा के मरने के बाद उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा है। उन्होंने मेरी सारी ख्वाहिशों को पूरा किया है। मुझे कभी माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी, बल्कि हवेली में सब पोते पोतियों से बढ़कर उन्होंने मुझे मोहब्बत दी है। अगर मैं उन्हें धोखा दूंगी तो मैं कभी भी उनसे नज़र नहीं मिला पाऊंगी। उसने जो कुछ भी किया ये सब उसका फ़र्ज बनता है हानिया। उसने तुम पर कोई एहसान नहीं किया। जाहिर सी बात है, अपने बेटे के मरने के बाद तुम उसकी जिम्मेदारी थी। ये सारी चीज़ें अपने दिमाग पर सवार करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही उन लोगों का एहसानमंद होने की ज़रूरत है। ये तुम्हारा हक था जो तुमने उनसे छीन लिया है। अब बस खबरदार, जो तुमने मेरे सामने उस औरत की एक भी तारीफ़ की। तुम्हें पता तो है ना मुझे वो औरत अच्छी नहीं लगती। वो एक नंबर की शातिर औरत है। देखो तो फिर से इसी तरफ आ रही है। मजाल है जो ये नानी और नवासी को एक पल के लिए भी बात करने का मौका दे। हानिया की नानी ने जब समीना बेगम को हॉल में आते हुए देखा तो नफरत भरे अंदाज में कहने लगी। अचानक ही हानिया ने भी नज़र उठाकर शीशे के दरवाजे की तरफ देखा जहां से उसकी दादी अंदर आ रही थी। उसके लबों पर एक मुस्कुराहट आई थी, क्योंकि वो अपनी दादी से बहुत मोहब्बत करती थी। इस बात में कोई शक नहीं था, मगर वो अपनी नानी का दिल भी नहीं तोड़ना चाहती थी। वो एक अजीब दोराहे पर आकर खड़ी हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे क्या ना करे। उनके जाने के बाद समीना बेगम अपनी पोती के पास आकर बैठ गई और उसका हाथ अपने हाथों में थाम लिया। मैं जानती हूँ उसने फिर से तुमसे कोई ऐसी बात की है जो तुम बुरी तरह डिस्टर्ब हो गई हो, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारा छोटा सा मासूम दिमाग इन बातों को कबूल करने के लिए तैयार नहीं हो रहा। बेटा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, वो बात जो तुम्हारे दिल को परेशान कर दे और तुम्हारे दिमाग को तकलीफ में डाल दे, उस बात को कभी भी सच ना माना करो। मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ और कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं सोच सकती। अगर तुम्हारे दिमाग में कभी भी किसी भी तरह का ख्याल आए तो तुम मुझसे खुलकर बात कर सकती हो। मैं तुम्हारी हर तरह की गलतफहमी दूर करने के लिए तैयार हूँ। मैंने तुम्हारी परवरिश बहुत मुश्किल से और बहुत ही प्यार से की है। मुझे मेरी परवरिश का अच्छा सिला देना, मुझे उसकी सज़ा न देना और ना ही मुझे मेरी अपनी नज़रों में गिरा देना। उनकी आंखों में आंसुओं की नमी आ गई थी। ये देखकर वो बुरी तरह बेचैन हुई थी। उसने एक झटके से दादी के सीने से लग गई। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। एक तरफ नानी थी तो दूसरी तरफ उसकी जान से प्यारी दादी। एक तरफ उसकी मोहब्बत थी तो दूसरी तरफ वो जालिम इंसान था जो हमेशा ही उसका मजाक बनाया करता था, उसे ताने देता, उसे हमेशा इस बात का एहसास दिलाता कि उसके माँ बाप इस दुनिया से चले गए हैं और वो उनके टुकड़ों पर पल रही है। हर पल उसे उसकी हैसियत याद करवाता। वो कैसे उस इंसान के साथ निकाह कर सकती थी। उसने आंखें बंद की तो उस जालिम इंसान का चेहरा आंखों के सामने आ गया। गुस्से से भरी आंखें जिससे वो हमेशा खौफ खाती थी। उसने हिम्मत करके दादाजी से शादी के लिए मना तो कर दिया था, लेकिन अब आने वाले वक्त के लिए डर रही थी और शायद पछता भी रही थी कि उसने क्यों अपने लिए मुसीबत मोल ले ली। उसे वो दिन याद आने लगे जब उसने दादाजी से शादी के लिए मना किया था। उस दिन शाम का वक्त था। वो खाना खाने के लिए कमरे से बाहर निकली और तब तक उसके दादा भी उम्रा करके वापस आ चुके थे। वो उनसे मिलने के लिए बहुत पुरजोश थी। सब घर वालों के सामने तो उसने अपनी नापसंदीदगी का इजहार कर दिया था, लेकिन अब दादा के सामने उसने अपने दिल की बात करनी थी। वो चुपचाप उठकर उनके कमरे में चली आई थी। उसे देखकर वो मुस्कुराते हुए कहने लगे, अरे मेरा बच्चा कैसा है? चेहरे से तो बहुत खुश नज़र आ रहा है। मैं दुआ करता हूँ तुम्हारा दिल भी सुकून में हो। वो जानते थे उनकी पोती बहुत सोचती है और छोटी छोटी सी बातों पर हमेशा परेशान रहती है, इसलिए वो उसके लिए हमेशा दुआ करते थे। वो उनके पहलू में जाकर बैठ गई और उनके कंधे पर सर रखते हुए कहने लगी, दादा जान, क्या आप जानते हैं मैं आपसे मिलने के लिए क्यों आई हूँ? जी, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे बच्चे ने मुझसे कोई ज़रूरी बात करनी होगी, ऐसी बात जो बाकी लोगों की मौजूदगी में नहीं हो सकती थी।
तुम्हारे दिल में जो कुछ भी है तुम मुझसे खुलकर बात कर सकती हो। दादा जान, मैं अरसलान से शादी नहीं करना चाहती। अपनी बात कहकर वो खामोश हो गई थी। उसने अपना चेहरा झुका लिया था। आंखों से टप टप आंसू भी गिरने लगे थे। बेटा, इसकी कोई खास वजह? उन्होंने उसे मजबूत शब्दों में पूछा तो वो तेजी से हाँ में सर हिलाते हुए कहने लगी, वो इंसान मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। बचपन से लेकर अब तक उसने हमेशा मुझे टॉर्चर किया है। कभी भी उसने मेरी पसंद को अहमियत नहीं दी, बल्कि मुझे दूसरों की नज़रों में गिराने की कोशिश की है। आपको खाला की शादी अच्छे से याद होगी। तब भी उसने मेरे साथ सब लोगों के सामने कितना जलील किया था, कितना मेरा इंसल्ट की थी कि सब लोग मुझ पर बुरी तरह हंस रहे थे। और मेरी गलती क्या थी? बस गलती से उसके जूते पर चटनी गिर गई थी और उसने मुझे कितनी बातें सुनाई थी, यहाँ तक कि सब लोगों के सामने ही उसने मुझसे अपने जूते साफ करवाए थे। और अभी 1 महीना पहले जब मैं अपने कमरे में बैठी पड़ रही थी तो वो तन फन करते बगैर इजाज़त मेरे कमरे में आया था और मुझे नफरत भरे शब्दों में कहने लगा कि मुझे तुम्हारी जात में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। मैं तुमसे नफरत करता हूँ। अगर मेरा बस चले तो मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी से 1 मिनट में बेदखल कर दूँ, मगर मेरा बस नहीं चल रहा। दादा जान, मैं इस वक्त ये फैसला कर चुकी थी कि कुछ भी हो जाए मैं उस इंसान से निकाह नहीं करूँगी। इतने अरसे से मैं आपसे ये बात करने के लिए खुद को तैयार कर रही थी। आज मैंने हिम्मत कर ली है, तो आप मुझ पर एहसान कीजिए, मेरी बात की लाज रख लीजिए और मुझे मेरी ही नज़रों में गिरने से बचा लीजिए। ये मंगनी तोड़ दीजिए। मैं उससे निकाह नहीं कर सकती, किसी भी कीमत पर नहीं। उन्होंने हानिया का हाथ मजबूती से पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहने लगे, मैंने पहले कभी तुम्हें तुम्हारी नज़रों में शर्मिंदा किया है? तो वो तेजी से ना में सर हिलाने लगी। तो अब भी नहीं करूँगा। ठीक है, अगर तुम ये निकाह नहीं करना चाहती तो ऐसा ही होगा। मैं उससे तुम्हारी शादी नहीं करवाऊंगा। जिस चीज़ में मेरी पोती की खुशी शामिल है मैं वही काम करूँगा। उन्होंने प्यार से उसके सर पर हाथ रखा, जैसे उसे सब कुछ मिल गया था। वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी और भागती हुई अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर के बाद मुर्तजा साहब ने कमरे में अरसलान को बुलाया था। वो लड़की तुमसे शादी नहीं करना चाहती और देखो, मैं अपनी पोती के साथ कोई भी ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। तो तुम अब इस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दो और भूल जाओ कि वो कभी तुम्हारी मंगेतर थी। और उसे ऐसा लगा किसी ने उसे बीच चौराहे पर लाकर खड़ा करके उसकी अना पर एक करारा बार किया हो। वो पहले तो हैरत और गुस्से के मिले जुले भाव लिए अपने दादा की ओर देखने लगा और फिर कहने लगा, उसकी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ कहने की? वो खुद को समझती क्या है? वो मुझे रिजेक्ट करेगी और मैं यूं ही खामोश खड़ा रहूँगा? उसकी इतनी औकात नहीं कि अरसलान शाह को रिजेक्ट कर सके। उसे ये बिल्कुल भी स्वीकार नहीं हो पा रहा था कि वो जरा सी 2 कौड़ी की लड़की उसे रिजेक्ट कर चुकी थी। तुम खुद को क्या समझते हो? तुम मुझे बताओ। तुम्हारा जब भी दिल करेगा तुम उसे तकलीफ पहुंचाओगे और जब दिल करेगा उस पर हुक्म चलाना शुरू कर दोगे। एक बात कान खोलकर सुन लो, उसके माँ बाप जरूर मरे हैं, लेकिन अब भी वो अनाथ नहीं है। मैं हूँ, उसकी दादी है जिंदा भी, उसके सर पर हाथ रखने के लिए। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने सिर्फ इस वजह से तुम्हारी इस लड़की के साथ मंगनी कराई कि वो बेसहारा है, तुम्हारे साथ उसे एक सहारा मिलेगा? तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। मैं तो चाहता था तुम उससे मोहब्बत करो, उसे वो प्यार दो जिसकी वो हकदार है, मगर मुझे क्या पता था तुम उसे इतना डराओगे कि वो तुम्हारे साय से भी पनाह मांगने लगेगी। दादा जान, वो मेरी मंगेतर है और मैं उसके साथ जो चाहे कर सकता हूँ। इससे पहले वो कुछ और कहता, मुर्तजा साहब का हाथ उठा और उसके चेहरे पर निशान छोड़ गया था। अब मुझे समझ आया कि हानिया तुमसे दूर क्यों भागती है, क्यों उसने मेरे सामने आकर इस शादी के लिए इनकार किया। तुम्हारा ये रवैया, ये कठोर रवैया, ये हुक्म चलाने वाला रवैया। वो एक इंसान है, तुम्हारे इसी रवैये की वजह से वो तुमसे दूर भाग रही है। और अब मैं भी ये फैसला कर चुका हूँ कि तुम उसकी ज़िंदगी में शामिल ना हो, क्योंकि जब तक तुम्हारे इस हुक्मरानी दिमाग में जरा सी लचक पैदा नहीं होगी तब तक तुम कभी भी उसे मोहब्बत नहीं दे पाओगे। पहले अपने दिमाग को सेट करो और फिर मेरे पास आकर इस तरह की बात करना। दादा जान ने ज़िंदगी में पहली बार उस पर हाथ उठाया था और वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था। पहले उस लड़की ने उसके माँ बाप को छीना था और अब उसके दादा जान को भी। वो गुस्से के मारे बल खाकर रह गया था। वो सिर्फ 2 साल की थी जब उसके मम्मी पापा की एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी और तब उसके माँ बाप ने नन्ही सी हानिया को अपनी गोद में समेट लिया था। अरसलान उस वक्त 5 साल का था। उसे ये बिल्कुल भी गवारा नहीं था कि वो उसकी माँ की गोद में रहे। छोटे से अरसलान के दिमाग में हानिया के लिए धीरे धीरे नफरत पनपने लगी थी और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए अरसलान की नफरत भी बढ़ती चली जा रही थी। उसी वक्त वो छत पर चला आया था क्योंकि जानता था वो रात के इस वक्त वहीं पर मौजूद होती है, क्योंकि रात को सोने से पहले वो आधा घंटा छत पर वॉक जरूर करती थी
उसने छत पर आकर देखा तो उसकी उम्मीद के अनुसार वो छत पर ही टहल रही थी। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। इस 2 टके की लड़की की इतनी हिम्मत, ये मुझे रिजेक्ट करे, मेरे खिलाफ दादाजी के कान भरे। आज इसकी वजह से दादा जान ने पहली बार मेरे ऊपर हाथ उठाया है। वो गुस्से से आगे बढ़ा और हानिया को बाजू से पकड़कर दीवार के साथ लगाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दादा जान को जाकर ये सब कुछ बताने की? आखिर तुम खुद को समझती क्या हो? उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। अंधेरे में भी उसकी आंखें चमकती हुई मालूम हो रही थीं। ये देखकर हानिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। छोड़े मुझे, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। ये बात तुम डिसाइड नहीं करोगी, बल्कि ये बात तो इस काम के नतीजे डिसाइड करेंगे जो काम तुमने किया है। मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे निकाह करूँगा। तुम जितनी मर्जी कोशिश क्यों ना कर लो, लेकिन अब मुझसे दूर नहीं भाग सकती। आप तो मुझसे नफरत करते हैं, मैं आपको अच्छी नहीं लगती, फिर क्यों आप मुझसे निकाह करना चाहते हैं? उसकी बात पर वो एक जोरदार कहकहा लगाकर हंसा था, एक जहरीला नफरत भरा कहकहा। मेरी प्यारी सी मंगेतर, कहते कहते उसने उसके मुंह को अपनी सख्त पकड़ में दबोचा था। अपने दिमाग में गलत फहमी मत पाल लेना कि मैं तुमसे इश्क करने लगा हूँ और तुम्हारी मोहब्बत में मरने लगा हूँ, इसीलिए तुमसे दूरी बर्दाश्त नहीं और तुमसे निकाह करना चाहता हूँ, बल्कि मैं ये निकाह तुम्हें सजा देने के लिए करना चाहता हूँ। ये कहकर उसने एक झटके से उसके जबड़ों को छोड़ा था और दर्द के मारे हानिया के होंठों से एक सिसकारी निकली थी। उसके नरम मुलायम गालों पर उसकी उंगलियों के लाल लाल निशान छप चुके थे। अब देखना, मैं तुमसे निकाह करूंगा और तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि तुम पूरी जिंदगी तड़पती रहोगी। अरसलान शाह को इनकार करने की ऐसी सजा मिलेगी कि मुझसे रो रो कर माफ़ी मांगोगी, तब भी माफ़ी नहीं मिलेगी। और जब तक मैं तुम्हें तड़पता हुआ न देख लूँ, मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। हानिया, अब शादी की तैयारियां शुरू कर दो, बहुत जल्दी ही तुम मेरी मिल्कियत बनने वाली हो। वो आगे कुछ कहता इससे पहले ही उसकी माँ सुरैया बेगम आ गई थी और वो वहाँ रुका नहीं था। एक नफरत भरी निगाह हानिया पर डालकर वहाँ से चला गया था, जबकि वो वहीं जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी थी। अतीत के ये पल उसकी आंखों के सामने घूम रहे थे। वो सोच भी नहीं सकती थी कि किस्मत उसके साथ इतना गंदा मजाक करेगी। बचपन से ही अरसलान शाह ने उसे टॉर्चर किया था। माँ बाप के मरने के बाद वो एकदम अकेली रह गई थी। बाकी कजिन्स उसका बहुत ख्याल रखते थे, लेकिन अरसलान उसे टॉर्चर करने से बाज नहीं आता था। बचपन में जब भी उसके पास जाती, उससे खेलने के लिए कहती, तो वो उसे धक्का देकर गिरा देता था या उसे मारकर भगा देता, ये कहते हुए कि तुम बहुत बुरी हो, तुमने मेरे माँ बाप को मुझसे छीन लिया है। उसके घुटनों में हमेशा उसकी वजह से चोटें लगी रहती थीं। वो रोती हुई दादी के पास जाती और शिकायत लगाते हुए कहती कि आप तो मुझसे कहती थी वो मुझसे मोहब्बत करता है, वो मुझसे बड़े होकर शादी करेगा, लेकिन दादी वो तो मुझसे बहुत मारता है, वो हमेशा ही मुझे अपने दोस्तों के सामने इंसल्ट करता है, मैंने उसे शादी नहीं करनी। 10 साल की बच्ची के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर समीना जी अक्सर परेशान हो जाती और अपने शौहर को समझाते हुए कहती, हमें बच्चों की इतनी कम उम्र में मंगनी नहीं करनी चाहिए थी, और अगर हमने वाकई उनकी मंगनी कर दी है तो हमें उन्हें बताना नहीं चाहिए था। वक्त तेजी से गुजरता चला जा रहा था। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जा रहे थे, अरसलान की नफरत भी हानिया के लिए बढ़ती जा रही थी। वो उसे नौकरानियों जैसा सलूक करता और अगर कोई उसे डांटता तो वो बड़े मज़े से कह देता कि हमने इसे अपने घर में रखा हुआ है, इसके बदले हमें इससे काम करवाना चाहिए, और फिर हम इससे काम ही तो करवा रहे हैं, इस पर कोई जुल्म तो नहीं कर रहे, बल्कि हम तो इसे एक मौका दे रहे हैं कि ये अपने एहसानों का बदला चुका सके। हानिया बड़ी हुई तो उसे एहसास होने लगा था कि ये घर जितना अरसलान का है उतना ही उसका भी है। इस जायदाद पर सिर्फ अरसलान का ही हक नहीं, बल्कि उसके बाप का भी हिस्सा है। मगर वो डरती थी, कह नहीं पाती थी कि कहीं वो उसके लिए कोई बड़ा तमाशा खड़ा ना कर दे। वो हमेशा गर्मी की छुट्टियां गुजारने के लिए अपनी नानी के पास जाती थी, और हैरत की बात थी उस दौरान भी वो बहुत बावेला मचाता था कि कोई ज़रूरत नहीं है इस लड़की को वहाँ पर भेजने की, जवान लड़की है, सबसे बढ़कर वो मेरी मंगेतर है। क्या मैं अपनी मंगेतर को यूं किसी के घर भी भेज दूं, वो भी 1 महीने के लिए? मुझे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। तब सब घर वाले उसे गुस्से से घूरते और बोलते कि उस वक्त तो तुम्हें याद नहीं आता कि ये तुम्हारी मंगेतर है, जब तुम इसे तकलीफ पहुंचाते हो। मगर जैसे ही वो अपनी नानी के घर जाने की बात करती है, तुम्हें सारे रिश्ते याद आ जाते हैं और वो खिसियानी सी हंसी हंसकर खामोश हो जाता। मगर कभी कभी बहुत ज़्यादा जिद भी करता था, और जिस दिन वो अपनी जिद पर आ जाता उस दिन मजाल है कि वो घर से बाहर कदम भी निकाल सके। इतना तो उसे अंदाज़ा हो गया था इस घर में अरसलान शाह की बहुत चलती है, और अरसलान शाह की मर्जी के बगैर कोई भी काम नहीं हो सकता था।
और यही वजह थी वो उससे हमेशा नाराज रहती थी। और फिर जब उसका कॉलेज में एडमिशन होने लगा तब भी उसने हुक्म सुना दिया, कोई ज़रूरत नहीं है जवान लड़की को कॉलेज भेजने की। क्या आज से पहले हमारे ख़ानदान की कोई भी लड़की घर से बाहर निकली है तो उसको किस खुशी में आप लोग कॉलेज भेज रहे हैं? दादाजान ने उसे समझाते हुए कहा, देखो अरसलान, अब ज़माना बहुत बदल गया है। तुम खुद भी तो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, तो फिर तुम कैसे इस तरह की बातें कर सकते हो? जबकि वो झुंझलाते हुए कहने लगा, इसी वजह से तो मैं इसे कॉलेज नहीं भेजना चाहता। आपने इसे देखा नहीं है? ये कितनी दब्बू सी बेवकूफ़ सी लड़की है, हर किसी की बातों में आ जाती है। लड़कियां तो इसे बेचकर खा जाएंगी। इस बार उसके शब्दों में गुस्सा नहीं, थोड़ी थोड़ी सी फिक्रमंदी थी। ये देखकर दादाजी के लबों पर एक प्यारी सी मुस्कान आई थी। उन्हें ज़िंदगी में पहली बार ऐसा महसूस हो रहा था कि उन्होंने गलत फैसला नहीं किया था। वो अपने पोते के कंधे पर हाथ रखकर उसे तसल्ली देते हुए कहने लगे, फिक्र मत करो, तुम्हारी मंगेतर को कुछ भी नहीं होगा। एक पल के लिए अरसलान शाह की आंखों में हल्की सी चमक आई थी, मगर अगले ही पल वो पुरानी टोन में वापस आ गया था। अपने जिद्दी और गुस्से वाले शब्दों में कहने लगा, वो मेरी मंगेतर नहीं है और ना ही मैं कभी उसे अपनी मंगेतर मान सकता हूँ। बेटा, तुम जितना मर्जी इनकार कर लो, लेकिन तुम कभी भी इस हकीकत को झुठला नहीं सकते। खैर, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता, बल्कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ समझाना चाहता हूँ कि वो बहुत ही अच्छी और प्यारी बच्ची है। तुम बस उसका ख्याल रखा करो, उसको तकलीफ न पहुँचाया करो। देखना तुम उसे मोहब्बत दोगे तो वो तुम्हारी ज़िंदगी को जन्नत बना देगी। खैर, जन्नत तो उसने इस वक्त भी बनाया हुआ था। वो अरसलान के सारे काम खुद करती थी, लेकिन उस वक्त तक जब उसे इंसान को पसंद करती थी। मगर जब से वो उसे झिड़कने लगा था, उसे टॉर्चर करने लगा था, अपनी नफरत का इजहार करने लगा था, तो वो रोज़ रातों को उठकर रोती थी, अपने रब को याद करते हुए कहती, या अल्लाह, मुझे कभी भी इस इंसान के हवाले मत करना। हमेशा मेरी ज़िंदगी में वही इंसान शामिल रखना जो मुझे बेइंतहा मोहब्बत करता हो। अफरोज, जो उसकी नानी के मोहल्ले में रहता था, अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए शहर से बाहर गया हुआ था। अभी कुछ समय पहले ही वापस लौटा था। उसकी नानी की बचपन की सहेली का पोता था। वो भी अपनी नानी के घर पहुंच गई थी, क्योंकि अरसलान इन दिनों घूमने के लिए पहाड़ी इलाकों की तरफ निकला हुआ था। इसलिए उसने दादा जान से कह दिया था कि आप इस बारे में अरसलान को मत बताइएगा, वरना वो मुझे वहाँ पर भी कॉल करना शुरू कर देगा और मेरे सारे दिन खराब हो जाएंगे। वो नानी के घर में किचन में खड़ी अपने लिए चाय बना रही थी, तब उसे महसूस हुआ कोई उसके पीछे आकर खड़ा उसे देख रहा है। उसने पलटकर देखा तो वहाँ पर एक खूबसूरत नौजवान खड़ा था। वो बहुत पहले अफरोज खान से मिली थी। अब वो काफ़ी बदल चुका था, पहले से ज़्यादा हैंडसम और खूबसूरत भी हो चुका था। वो उसको देखकर एक पल के लिए बौखला गई थी, मगर वो बहुत ही प्यार भरी नज़रों से उसे सर से लेकर पैर तक देख रहा था। ये सच था, उसने आज से पहले इस कदर खूबसूरत और मासूम हुस्न नहीं देखा था। तुम तो मेरी सोच से भी ज़्यादा प्यारी हो, वो अचानक बोला, तो उसने भी शर्म से अपनी निगाहें झुका लीं। अरे, तुम तो शर्माती भी हो। देखो, मेरा मकसद तुम्हें इनसिक्योर करना हरगिज नहीं है। मैं इनसिक्योर नहीं हो रही। क्या आप अफरोज हैं? हाँ, मैं अफरोज हूँ, आपके पड़ोस में रहता हूँ। यहाँ आना जाना लगा रहता है। एक बार और आया था, तब शायद आप सो रही थी, क्योंकि आपकी नानी ने बताया था कि उनकी पोती आई हुई है। मेरा बड़ा मन करता था आपसे मिलने का, लेकिन देखो, आज मुलाकात हो गई। खैर, आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा और आप मेरी सोच से भी ज़्यादा खूबसूरत हैं। उसने खुशगवार शब्दों में कहा तो वो भी खुलकर मुस्कुरा दी। इससे पहले किसी भी लड़के ने उसकी तारीफ नहीं की थी और ना ही उसे नज़र भरकर देखा था। ये उसके लिए पहला एहसास था और उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। इससे पहले उसने इरादा किया कि वो अपनी नानी के घर सिर्फ और सिर्फ 3 दिन गुजारेगी, लेकिन कब 3 दिन हफ्ते में बदल गए उसे पता ही न चला। वो अफरोज और बाकी लोगों के साथ बहुत एंजॉय करती थी। वो रोज़ रात को चला आता था और फिर वो बैठकर लूडो खेलते थे। घर में उसके मामा की लड़कियां थीं, उसके मामा मामी, उसकी नानी, सब मिलकर खेलते थे और अफरोज हमेशा उसका पार्टनर हुआ करता था। बहुत हद तक एक दूसरे के साथ वो फ्री हो गए थे। अफरोज को तो हमेशा से ऐसी ही लड़की चाहिए थी, खूबसूरत और अमीर। उसे सिर्फ और सिर्फ अय्याशी करने का शौक था। बाहर भी वो जितना वक्त गुजार कर आया था, अपने घर से पैसे मंगवाता रहा था और अब अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था, लेकिन उसके लिए उसके पास जमा पूंजी नहीं थी। तो उसने सोचा, क्यों ना इस लड़की से शादी कर ली जाए और फिर उसके हिस्से में जो जायदाद आएगी वो उसे अपने नाम करवा लेगा और इस तरह अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेगा। मगर इस हकीकत के बारे में वो बिल्कुल भी नहीं जानती थी। वो तो यही समझ रही थी कि अफरोज उससे मोहब्बत करने लगा है और वो भी अफरोज से मोहब्बत करने लगी थी। हानिया की नानी एक दिन अपने कमरे में बैठी थी
जब नौकरानी ने आकर बताया कि अफरोज साहब आपसे मिलना चाहते हैं। अफरोज की सुनकर शगुफ्ता बेगम खुश हो गई थी। वो अफरोज को बहुत पसंद करती थी। वो जल्दी से उठकर बाहर आई थी, जहाँ वो बाहर सोफे पर ही बैठा हुआ था। क्या बात है बेटा अफरोज, कैसे चले आए? क्योंकि इस वक्त दोपहर का समय हो रहा था और वो दोपहर में इस समय पहले कभी नहीं आया करता था। उसने हाथ में थामा हुआ एक बाउल नानी की तरफ बढ़ाया था। आंटी, ये गाजर का हलवा है जो दादी ने आपके लिए भेजा है। उन्होंने बड़ी ही खुशी से हलवा थाम लिया था। अच्छा, अपनी दादी को मेरी तरफ से शुक्रिया कह देना। जी आंटी। वो अभी खड़ा हुआ था, लेकिन जैसे कुछ कहना चाहता हो। कुछ कहना चाहते हो? शगुफ्ता बेगम उसके अंदाज से ये तो महसूस कर चुकी थी कि वो कुछ कहना चाहता है, लेकिन कह नहीं पा रहा था। जी, आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। तो कहो ना बेटा, झिझक क्यों रहे हो? तुम्हारा अपना ही घर है। वो बाउल टेबल पर रखकर खुद भी सोफे पर बैठ चुकी थी। आंटी, मैं हानिया से शादी करना चाहता हूँ। आप मेरा निकाह उसके साथ करवा दें। मैं उसे बहुत मोहब्बत करने लगा हूँ, बस इसीलिए उससे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं अफरोज बेटा, क्योंकि उसकी मंगनी हो चुकी है। ये सुनकर अफरोज को हैरत का झटका लगा था। उसे अपने हाथ से कुछ निकलता महसूस हो रहा था, लेकिन वो शगुफ्ता बेगम की नेचर से अच्छी तरह जानकार था कि वो किस कदर लालची टाइप की औरत थी। वो जल्दी से अपने सोफे से उठकर उनके सोफे पर आकर बैठ चुका था और उनके हाथों को थामते हुए कहने लगा, आंटी, अगर हानिया की शादी मुझसे हो जाती है तो इसमें आपका भी फ़ायदा होगा। मेरा कैसे फ़ायदा होगा? उन्होंने हैरत से अपनी आंखें बड़ी की थीं। वो ऐसे कि आप तो जानती हैं ना हानिया के ददियाल वाले कितने अमीर हैं, और हानिया के माँ बाप तो है नहीं, तो हानिया के नाम जितनी भी जायदाद है वो सब शादी के बाद मेरे नाम हो जाएगी। और मैं वादा करता हूँ इस जायदाद का आधा हिस्सा मैं आपके नाम कर दूंगा और आधा हिस्सा मेरा, जिसे बेचकर मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूँगा। बेटा, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो पहले मेहनत करो, फिर छोटे मोटे पैमाने पर अपना काम शुरू करो, धीरे धीरे बढ़ जाएगा। इस तरह दूसरे की दौलत पर नजरें मत जमाओ। उनके दिल में भी इस बात को लेकर खुशी जागी थी, क्योंकि हानिया के हिस्से में काफ़ी दौलत आ जाती, लेकिन फिर भी वो एकदम से मानकर अफरोज की निगाहों में गिरना नहीं चाहती थी। आंटी, पहले आप मेरी बात तो सुन लें, लेक्चर बाद में देना। अच्छा ठीक है, बोलो क्या कहना चाहते हो? मैं तुम्हारी बात सुन रही हूँ। मैं चाहता हूँ मैं हानिया से निकाह कर लूँ। इस तरह हानिया भी हमेशा आपकी नज़रों के सामने रहेगी, उसकी दौलत भी हमारे हिस्से में आ जाएगी। आप क्या चाहती हैं? आपकी बेटी आपको छोड़कर चली गई तो उसकी मौत का जिम्मेदार क्या वो लोग नहीं हैं? अब अपनी नवासी को भी आपने उन लोगों के हवाले कर दिया है, और नवासी के साथ साथ करोड़ की जायदाद को भी आपने वहीं छोड़ दिया। वो आपकी नवासी है, आपकी बेटी की इकलौती निशानी। आप कैसे उसे छोड़ सकती हैं? नवासी भी आपके हिस्से में और उसकी जायदाद भी आपकी। अब तो शगुफ्ता बेगम की आंखें चमकने लगी थीं। उनकी नज़रें तो बहुत पहले से ही हानिया की जायदाद पर टिकी हुई थीं, लेकिन कभी उन्हें मौका नहीं मिला था। लेकिन आज तो उन्हें एक ज़बरदस्त मौका मिल रहा था। उनके पास एक अच्छा मौका था कि वो हानिया को अपने काबू में करती, उसका निकाह ज़बरदस्ती अफरोज से करा देती। बेटा, ये तो तुमने बहुत अच्छा आइडिया दिया है। तुम फिक्र मत करो, मैं बस अभी जाकर उससे बात करती हूँ। आपको क्या लगता है, क्या वो सबके लिए राज़ी हो जाएगी? अफरोज बेटा, जितनी मोहब्बत तुमने अब तक उसे दी है, उसके बाद तो वो तुम्हारे पास भागती हुई चली जाएगी। औरत को हमेशा मोहब्बत और अटेंशन की ज़रूरत होती है। जो भी मर्द ये दोनों चीज़ें उसे दे, वो उस पर अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हो जाती है। और पिछले दिनों से उसके साथ मैं तुम्हारा रवैया देख रही हूँ। तुमने उसे बहुत अच्छे से अपने जाल में उतारा है। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। वो अफरोज को शाबाशी दे रही थी। वो भी खुलकर मुस्कुराने लगा। अभी फ़िलहाल मैं दादी से बात नहीं करूँगा, लेकिन अब जाकर करनी पड़ेगी। मुझे उम्मीद है कि वो भी मान जाएंगी। वो जा चुका था और उसी दिन उन्होंने हानिया को कॉल लगाई और उससे प्यार भरे अंदाज में कहने लगी, मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हें अफरोज कैसा लगता है? ये बात सुनकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। नानी, मैं आपके सवाल का मतलब नहीं समझी। बेटा, मैं तुमसे ये पूछ रही हूँ कि अफरोज तुम्हें कैसा लगता है? क्या तुम उसे पसंद करती हो? उसे तुम्हारे दिल में कुछ भी है, मुझे खुलकर बता सकती हो। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगी। नानी, अगर सच कहूँ तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं उसे पसंद करने लगी हूँ। उसने अपने मोहब्बत को स्वीकार कर लिया था। वो ऐसी ही थी, अपने प्यारों के सामने बस अपने दिल को खोल कर रख देती थी और बोलने से पहले जरा भी नहीं हिचकिचाती थी। अरे, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अफरोज भी मुझे कह रहा था कि वो तुमसे मोहब्बत करने लगा है और तुमसे निकाह करना चाहता है। मगर नानी, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? मेरी मंगनी तो पहले ही अरसलान शाह से हो गई है। तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? जहाँ तक उस लड़के का सवाल है, उसने कभी तुम्हें मोहब्बत नहीं दी जिसकी तुम हकदार हो।
उसने कभी भी तुम्हें वो इज्जत नहीं दी जो तुम उससे मांगती आई हो। तुम कैसे उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकती हो? मैं तुम्हें कभी भी इजाज़त नहीं दूंगी कि तुम्हारा निकाह अफरोज़ से करवाऊंगी। बस बहुत हो गया। क्या आप ये सब कर सकती हैं? वो एकदम खुश हुई थी और जल्दी से अपने बिस्तर से उठकर खड़ी हुई। जी मेरे बच्चे, ऐसा हो सकता है और मैं ऐसा करूंगी। मैं अपनी बेटी की खुशियों के लिए किसी भी हद से गुजर जाऊंगी। इस बात का तुम्हें अंदाज़ा हो जाना चाहिए। बस अब अपना सामान पैक करो और मेरे पास आ जाओ। ये कहकर उन्होंने कॉल कट कर दी थी। उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि अब उन्हें आगे क्या करना है। दूसरी तरफ जब से उसे ये तसल्ली मिली कि अफरोज़ उससे मोहब्बत करता है और उससे निकाह करना चाहता है, तब से वो एकदम बहादुर हो गई थी। उसमें भी इनकार करने की हिम्मत आ गई थी। इन दिनों उसे इस बात का भी एहसास हो गया था कि उसके नाम भी एक बहुत बड़ी जायदाद है। अगर वो लोग उसे घर से निकाल भी देते हैं तो वो अपना गुजारा खुद कर सकती है। और सबसे बड़ा सहारा तो उसकी नानी नज़र आती थी। वो उनके पास चली जाती। इससे पहले उसने अपनी दादी जान से बात की थी कि वो अरसलान से शादी नहीं करना चाहती। हालांकि उसे पूरी उम्मीद थी अरसलान शाह गुस्से से आग बबूला हो जाएगा, और ऐसा ही हुआ था। जबकि हानिया समझ नहीं पा रही थी आखिर अरसलान शाह चाहता क्या है। उसे टॉर्चर करता है, उससे नफरत का इजहार भी करता है, यहाँ तक कि उसे अपने सामने देखने के लिए भी रवादार नहीं है। वहीं अगर वो उसकी आंखों से दूर अपनी नानी के घर जाती तो वो जाने नहीं देता। और अब वो खुद ही शादी से इनकार कर रही थी, तब भी वो गुस्से से दीवाना हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर वो उससे चाहता क्या है। ना तो उसे मोहब्बत दे रहा था जिसकी वो हकदार थी, और ना ही उसे छोड़ने को तैयार था। दूसरी तरफ अरसलान के दिल की हालत बदल चुकी थी। उसे वो दिन भूला नहीं जा रहा था जिस दिन उसने अपने मंगेतर को अपनी दोस्त से बातें करते सुना था। उसका दोस्त नितिन, जो बहुत ही फ्लर्टी इंसान था, हर किसी के साथ फ्लर्ट करने पर उतर आता था। उसने अपने किसी भी दोस्त को अपनी मंगनी के बारे में नहीं बताया था, क्योंकि उसे डर था अगर उन्होंने ये बात यूनिवर्सिटी में मशहूर कर दी तो दूसरी लड़कियों को अपनी तरफ खींच नहीं पाएगा। नितिन की कजिन भी उसी कॉलेज में पढ़ती थी जिस कॉलेज में हानिया पढ़ती थी। नितिन ने उसकी मंगेतर के साथ बात करने की कोशिश की, मगर हानिया ने साफ साफ इनकार कर दिया, बल्कि गुस्से से उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ भी दे मारा था। वो मंजर उसे अपनी आंखों से देखा था। न जाने उसे क्यों बहुत सुकून महसूस हुआ था। पहली बार उसने हानिया के लिए अपने दिल में कुछ जज्बात महसूस किए थे। आज तक उसने जितनी भी लड़कियां देखी थीं सब ऐसी ही देखी थीं कि लड़कों को अपनी अदाओं के जाल में फांसती थीं। एक नहीं बल्कि 2 या उससे भी ज़्यादा बॉयफ्रेंड रखती थीं। आज तक उसने कोई सिंगल लड़की नहीं देखी थी, लेकिन हानिया पहली लड़की थी जिसे अपनी तरफ उठने वाले नितिन के कदमों को रोक दिया था। हालांकि नितिन देखने में काफ़ी हैंडसम और अमीर लड़का था, फिर भी उसने उसे घास नहीं डाली थी। हानिया की ये अदा उसके दिल में उतर गई थी। धीरे धीरे उसका ध्यान हानिया की तरफ खींचने लगा था। उसने अपनी सारी गर्लफ्रेंड को टाटा बाय बाय बोल दिया था। उसकी ज़िंदगी में अब तक जितनी भी लड़कियां आई थीं वो सारी पैसे की भूखी थीं, और जो इंसान अमीर होता है उसके पास ही भागी चली जाती थीं। मगर हानिया एक अकेली ऐसी लड़की थी जिसे अपनी इज्जत की फिक्र थी। हालांकि इससे पहले उसने अपनी दादी से कहा था कि वो अपनी पसंद की लड़की से शादी करेगा, और वो ऐसी लड़की की तलाश में अब तक भटक रहा था। उसकी दादी उसे हमेशा समझाती थी कि तुमने घर बसाना है तो इज्जतदार औरत के साथ बसाओ, क्योंकि अगर कोई गलत औरत तुम्हारे पल्ले पड़ गई तो तुम्हारी 7 नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। हानिया से अच्छी कोई लड़की नहीं है। वो बहुत ही मासूम और दिल की साफ लड़की है। हमने तुम्हारे लिए जो फैसला किया है बहुत सोच समझ कर किया है। और फिर वो धीरे धीरे हानिया में दिलचस्पी लेने लगा था, बल्कि ये कहा जाए वो उससे मोहब्बत करने लगा था तो गलत ना होगा। धीरे धीरे उसे हानिया की आदतें अच्छी लगने लगी थीं। वो अपने आप में मगन रहने वाली लड़की थी। ना उसे फिजूल की दोस्तियाँ अच्छी लगती थीं और ना ही वो बेकार के शौक पालती थी। बस अपने काम में लगी रहती, कभी किताबें पढ़ती तो कभी पेंटिंग करने में बिजी हो जाती। और तब वो सोचता कि आज के दौर में भी इस तरह की लड़कियां मिलती हैं, और पता नहीं कब उसे उससे मोहब्बत हो गई, वो खुद न जान सका। बस उसे इतना पता था कि हानिया जब उसके आसपास मौजूद होती है तो उसे एक सुकून का एहसास होता है। उसके दिल की धड़कनें एक अलग अंदाज में धड़कने लगती हैं। लेकिन जब हानिया निकाह करने से इनकार करने लगी तब उसे गुस्सा आया था। उसका खून गुस्से के मारे खौलने लगा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि उस लड़की का हुलिया ख़राब कर दे। अब जबकि वो उससे मोहब्बत करने लगा था तो वो उससे नज़रें चुराने लगी थी, और ये उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ शगुफ्ता बेगम ने हानिया को कह दिया था कि तुम अगले ही दिन मेरे पास पहुंच जाओ, मैं चुपचाप तुम्हारा निकाह अफरोज़ से करवा दूंगी। बस एक बार तुम दोनों की शादी हो जाए फिर तुम दोनों को कोई जुदा नहीं कर सकता, और ख़ानदान वालों की बातों पर गौर करने की ज़रूरत नहीं। समीना बेगम को तो मैं अच्छे से जानती हूँ, वो बहुत ही शातिर औरत है।
अभी तो वो बहुत ही शरीफ बन रही है, लेकिन उसका अतीत मैंने देखा है। तुम बस अपनी नानी पर यकीन रखो, तुम्हारी नानी तुम्हारे साथ कभी कोई गलत नहीं करेंगी। और हानिया चुपचाप अपनी नानी की बातें सुनती रही। जब भी अफरोज के बारे में सोचती तो उसका दिल अपनी नानी की बातों पर गौर करने के लिए मचलने लगता, लेकिन तभी अचानक उसके दिमाग में अरसलान शाह का चेहरा घूम जाता और वो डर के मारे कांपने लगती थी। साथ ही साथ अरसलान शाह से रिश्ता ख़त्म करने का सोचकर उसका दिल खाली खाली सा होने लगता था और वो अपनी हालत को समझ नहीं पाती थी। जब वो इंसान उसे पसंद ही नहीं करता तो क्यों उसे मैं अपने दिल से निकाल नहीं पाती। शायद ही नफ़रत का एहसास है कि उसकी नफ़रत मेरे दिल में पंजे गाड़ कर बैठ चुकी है, जो मैं उसे भुला नहीं पाती। ये सोचकर उसने खुद को समझाया था और अफरोज के बारे में सोचने लगी। उसने अपने दिमाग से अरसलान की यादों को झटका। आखिर वो होता कौन है मेरी ज़िंदगी में दखल अंदाजी करने वाला? मैं अपने मन की मालिक हूँ, जो चाहे कर सकती हूँ। ये सोचते हुए उसने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया और अगले ही दिन उसने अपनी दादी से कह दिया कि मैं 2 दिन के लिए नानी के पास जा रही हूँ। हानिया किस तरह अचानक अपनी नानी के घर जाने पर समीना बेगम हैरान रह गई थीं। उसके अंदाज आज कुछ अलग ही दिखाई दे रहे थे। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। वो तो बहुत ही इज्जत से सर झुकाकर अपनी दादी के पास आती और उनसे अपनी नानी के घर जाने की इजाज़त मांगती थी, और अब वो इजाज़त नहीं मांग रही थी, बल्कि जैसे वो उन्हें बता रही थी। आज तो अरसलान भी घर पर नहीं था जो उसे रोक सकता। वो दादी के गले लगी। जब उसके कानों में दादी ने सरगोशी करते हुए कहा, बेटा कोई भी ऐसी हरकत न करना जिस पर हमें बाद में पछताना पड़े। हमने तुम पर अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी है और मुझे यकीन है तुम मुझे इसका अच्छा सिला दोगी। ये कहकर वो मुस्कुराते हुए उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। एक पल के लिए तो उसका दिल तेजी से धड़का था, मगर अगले ही पल उसने अपने आप पर काबू रखा और वहाँ से निकल गई। वो निकाह के जोड़े में तैयार बैठी थी। उसके बगल में ही अफरोज खान बैठा था और सामने ही मौलवी साहब उसका निकाह पढ़ा रहे थे। बोलो बेटा, कबूल है? वो कबूल है कहती इससे पहले ही अरसलान शाह गुस्से से दहाड़ते हुए अंदर दाखिल हुआ था। उसके साथ कुछ गार्ड भी थे। फौरन ही अफरोज को उन्होंने काबू में कर लिया था। उसने जहरीली मुस्कान के साथ हानिया को देखा था, जबकि हानिया डर के मारे सहम गई थी। बहुत शौक चढ़ा है ना तुम्हें निकाह करने का? करो निकाह, बल्कि रुको, मेरे बिना ये निकाह पूरा कैसे होगा? ये कहते हुए वो आराम से हानिया के पहलू में जाकर बैठ गया था और मौलवी साहब से कहने लगा, अब निकाह शुरू करें, लेकिन बस दूल्हा का नाम और उसके बाप का नाम बदल देना। ये आप क्या कर रहे हैं? कहीं आप पागल तो नहीं हो गए? उसने चीखते हुए कहा था, जबकि अरसलान शाह ने अपने कानों में उंगलियां दी थीं। यार, एक तो तुम कितनी तेज चिल्लाती हो, मेरे कान के पर्दे हिलाकर रख दिए तुमने। अरे कुछ तो शर्म करो, आज निकाह है तुम्हारा और निकाह के दिन दुल्हनें इतनी ऊंची आवाज़ में नहीं बोलती, और तुम हो कि चीख रही हो। थोड़ा सा शर्म लिहाज कर लो। नई नवेली दुल्हन और स्टेज पर बैठी हो, क्या दुल्हन इस तरह बोलती और चीखती अच्छी लगती है? देखो ना, मेहमान पहले से डरे सहमे बैठे हैं और तुम अपनी चीखें सुनाकर उन्हें और भी डरा रही हो। उसने इशारा किया जहां उसके गार्ड मौजूद थे और जिन्होंने अपनी गन उसके ननिहाल बालों पर तानी हुई थी, जबकि शगुफ्ता बेगम की हालत तो वैसे ही खराब हुई पड़ी थी। कुछ भी हो, लेकिन मैं तुमसे निकाह नहीं करूंगी। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? तुम जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं जबरदस्ती कर सकता हूँ तुम्हारे साथ, और तुम मुझे रोक नहीं सकती। तुम उस इंसान से निकाह कर रही हो जिसकी नज़र में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी दौलत है। उसे तुम्हारी दौलत मिल जाएगी, वैसे ही वो तुम्हें छोड़ देगा। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी बेवकूफ़ भी निकलोगी। खैर चलो, जो भी है, मैंने तुम्हें बचा लिया है और मुझे थैंक्स बाद में करना। अभी फ़िलहाल निकाह के लिए कबूल है बोलो। मैं तुमसे निकाह नहीं करूँगी, वो गुस्से से चीख कर बोली थी। तुम ऐसे नहीं मानोगी, जानता हूँ बहुत ज़िद्दी हो, लेकिन ठीक है, मत करो निकाह। ये निकाह तुम अफरोज खान के साथ भी नहीं कर सकती हो, क्योंकि जब वो जिंदा ही नहीं बचेगा तो उसके साथ निकाह कैसे करोगी? उसने अपने गार्ड्स को आवाज़ लगाई थी कि तभी वो चीख पड़ी थी, तुम ऐसा नहीं कर सकते। देखो, मैं कुछ भी कर सकता हूँ और आज मैंने ये साबित भी कर दिया है। शराफत के साथ मुझसे निकाह कर लो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और न चाहते हुए भी वो उससे निकाह के लिए हाँ कर चुकी थी। कुछ ही देर में वो उसके नाम हो चुकी थी। उसके चेहरे पर एक दिल फरेब सी मुस्कान आई थी, जबकि हानिया रो पड़ी थी। वो बड़े मान से उसका हाथ थामे चल पड़ा था और फिर शगुफ्ता बेगम के सामने खड़े होकर उनकी आंखों में देखते हुए कहने लगा, अगर आप मेरी बीवी की तरफ नज़र उठाकर भी देखने की कोशिश की या उसे बरगलाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो दोनों बाहर निकली तो एक झटके से अपना हाथ छुड़वाकर वो खड़ी हुई थी और रोते हुए बोली, तुम बहुत ही पत्थर दिल और जालिम इंसान हो। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं जालिम भी हूँ और पत्थर दिल भी, लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। बकवास कर रहे हो तुम। उसके इजहार मोहब्बत पर वो बौखलाई थी। वो तो सोच भी नहीं सकती थी वो इतने साफ शब्दों में उससे मोहब्बत का इजहार कर देगा। हाँ हानिया, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ
और इस बात का एहसास तो मुझे बहुत पहले हो गया था, लेकिन बस अना के हाथों मजबूर था कि बढ़कर तुमसे इजहार मोहब्बत न कर सका। लेकिन अब मैं तुम्हें अपनी नानी से बात करते सुन चुका था। तुम्हारे मुंह से किसी और मर्द का नाम सुना तो मुझे बहुत तकलीफ हुई थी। तब मुझे अपनी सारी गलतियां, सारी नादानियां याद आ रही थीं। अब और अपनी अना की दीवार को ऊंचा नहीं रख सकता। मुझे एहसास था मुझे तुम्हारे साथ वो जुल्म नहीं करने चाहिए था जो मैंने किए। मैं जानता हूँ कि अतीत में मैंने तुम्हें बहुत तंग किया है और मैं इस बात के लिए तुमसे माफ़ी भी मांगता हूँ, मगर मैं वादा करता हूँ दोबारा कभी भी तुम्हारी आंख में आंसू नहीं आने दूंगा और ना ही कभी तुम्हें तकलीफ पहुँचाऊँगा। उसने आगे बढ़कर उसकी आंखों के आंसू साफ कर दिए थे और उसका हाथ पकड़कर गाड़ी में बिठाकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ चुका था। मैं तुम पर कैसे यकीन कर सकती हूँ, उसने मुंह बिसूरते हुए कहा तो वो गुस्से से उसके चेहरे की ओर देखने लगा। तुम्हें मेरी बात पर यकीन करना होगा क्योंकि अब तुम्हारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मुझे तो तुम पर गुस्सा भी आ रहा है। दादी तुम पर कितना भरोसा करती थी और तुमने उनके भरोसे को तोड़ा है आज। अगर आज दादी को ये सब पता चला तो वो क्या सोचेंगी तुम्हारे बारे में? तुम अंदाज़ा लगा सकती हो उन्हें कितनी तकलीफ पहुँचेगी। तकलीफ तो मेरी नानी को भी पहुँची है, उसने अचानक कहा। ये तुम्हारी तकलीफ है, ये कहकर उसने एक रिकॉर्डिंग ऑन कर दी जो उसकी नानी की थी। वो अफरोज से बातें कर रही थी। ये कॉल रिकॉर्डिंग उसने अपने जासूसों के जरिए निकलवाई थी। जैसे जैसे वो सुनती गई उसके कदमों के नीचे से जमीन निकल रही थी। अरसलान जो कुछ भी कह रहा था बिल्कुल ठीक कह रहा था। अफरोज खान ने उसे झूठी मोहब्बत में फंसाया था। उसकी आंखों से आंसू टूट कर निकले थे जिन्हें अरसलान ने फौरन ही अपने होठों से चुन लिया था, जबकि उसके होठों का स्पर्श अपने गालों पर महसूस करके वो शर्म से गुलनार हुई थी और जल्दी से गाड़ी के दरवाजे से सिमट कर बैठ गई थी। जबकि उसकी शर्मीली सी अदा पर अरसलान एक जोरदार कहकहा लगाकर हंस पड़ा था। अभी से तुम्हारा ये हाल है, जब पूरी तरह तुमसे अपना हक वसूल करूंगा उस वक्त तुम्हारा क्या होगा, सोच कर ही मुझे हंसी आ रही है। जबकि उसकी इस बात पर हानिया का दिल बुरी तरह धड़का था। आप बहुत बुरे हैं, पहले मुझे रुलाते हैं फिर आंसू पोंछते हैं। वो उसे यूं हंसते देखकर नाराजगी से बोली थी। मैं जानता हूँ तुम्हें तकलीफ हो रही है, लेकिन तुम्हारे लिए ये सबक मिलना भी जरूरी था और शायद खुदा को यही मंजूर था। अब अपने सारे आंसू साफ कर लो और मेरी तरफ से अपने दिल में यकीन पक्का कर लो, मेरी तरफ से तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं मिलेगी। वो आराम से उसे घर ले आया था। कानों कान किसी को खबर नहीं हुई थी। शगुफ्ता बेगम तो खुद ही खामोशी साध गई थी क्योंकि अरसलान शाह ने उन्हें धमका दिया था कि अगर दोबारा हमारे घर आई या हानिया से बात करने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। और यही सोचकर शगुफ्ता बेगम खामोश हो गई थी। घर आकर उसने उसका हाथ छोड़ दिया था। किसी को कानों कान खबर भी नहीं हुई थी कि अरसलान शाह और हानिया का निकाह हो चुका है। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई थी। उसका दिल अब अरसलान शाह के नाम से धड़कने लगा था। उसने अपने दिल को टटोल कर देखा जहां अरसलान शाह की बेशुमार मोहब्बत भरी पड़ी थी। उसके होठों पर एक मुस्कान आई थी। वो तो बेवकूफ़ थी, वो तो न जाने कब से अरसलान शाह से ही मोहब्बत करती थी। बस उसके कठोर व्यवहार पर उसके दिल में गुस्सा भरा हुआ था और वो अफरोज खान की तरफ मुड़ गई थी। उसका रिश्ता क्या बदला कि दिल की धड़कनों ने नए अंदाज पर धड़कना शुरू कर दिया था। उस दिन भी वो जाकर अरसलान शाह का इंतजार कर रही थी क्योंकि वो कहकर गया था आज रात देर से घर लौटेगा। सब घर वाले सो चुके थे लेकिन बस वो जाग रही थी। उसे पता था अरसलान शाह बाहर से कुछ खाकर नहीं आएगा और जब वो आया तो वो बाहर सोफे पर ही सो रही थी। उसे हानिया पर बेशुमार प्यार आया था। उसने कंधे से पकड़कर उसे हिलाया तो वो हड़बड़ाकर उठ बैठी थी। आप? वो एकदम से उठी थी। आप आ गए, मैं आपके लिए खाना गर्म करती हूँ। वो जल्दी से किचन की ओर मुड़ी थी लेकिन अरसलान शाह ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब कर लिया। क्या ज़रूरत थी मेरे लिए इतना परेशान होने की? बाकी लोगों की तरह तुम भी सो जाती, लेकिन फिर आपको भूखे रहना पड़ता और मुझे पता था आप बाहर से कुछ भी नहीं खाएंगे। उसे अरसलान शाह की संगत बेचैन कर रही थी। चेहरा शर्म से लाल हो रहा था लेकिन वो था कि उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। हानिया, मुझे लगता है हमें घर वालों से बात करनी चाहिए। अब जज्बात काबू में नहीं है। वो अपना सर उसके बालों में छुपाते हुए गहरी सांसें ले रहा था। छोड़ो अरसलान, कोई आ जाएगा। आने दो, बीवी हो मेरी, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे। लेकिन हमारे निकाह की खबर घर वालों को नहीं है। वो उसकी बाहों से निकली थी। बहुत बुरी हो तुम। उसने गुस्से से उसे घूरा था। और उसे भी बुरे तुम हो। वो खिलखिलाकर हंसती हुई किचन में चली गई थी और उसके लिए खाना गर्म करने लगी। अब वो अरसलान शाह का बहुत ध्यान रखने लगी थी। उसके सारे काम अपने हाथों से करती और अरसलान भी उसे बिल्कुल भी तंग नहीं करता था। उससे बहुत ही प्यार से पेश आता था।
उसकी आंखों में जगमगाते हानिया के लिए मोहब्बत के दिए किसी से छिपे न रह सके थे। सब इस बदलाव पर बुरी तरह हैरान थे। लेकिन अरसलान अब हानिया के लिए बुरी तरह तड़पने लगा था। वो उसकी बीवी थी, उस पर हक रखते हुए भी वो उसके करीब नहीं जा सकता था और अभी घर वालों से शादी की बात भी नहीं कर सकता था, क्योंकि यूनिवर्सिटी में उसका एक आखिरी साल बचा था। जब तक पढ़ाई पूरी ना हो जाती, घर वालों ने साफ मना कर रखा था कि तब तक शादी नहीं होगी। उस रात जब वो किचन में खड़ी बर्तन धो रही थी, वो चुपचाप उसके पीछे आकर खड़ा हो गया था और उसके कानों में सरगोशी करते हुए बोला, आज रात कमरे का दरवाज़ा खुला रखना, मैं तुमसे मिलने के लिए आऊँगा। जबकि वो डर के मारे कांप उठी थी। लेकिन अरसलान, हमारा इस तरह अकेले मिलना ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? तुम जानती हो मैं तुमसे मिलने कितने दिनों से खुलकर नहीं मिला हूँ। यार, दूर दूर से देखकर अब मेरा दिल नहीं भरता। बस एक अच्छी सी प्यारी सी मुलाकात करूँगा, सच्ची प्रॉमिस, तुम्हें तंग नहीं करूँगा। लेकिन अरसलान, बस। उसने उसके होठों पर उंगली रख दी थी। मैं आ रहा हूँ तो बस आ रहा हूँ। यार, तुमसे प्यार भरी बातें तो कर ही सकता हूँ ना। जानती हो ना, दिल कितना बेकरार रहता है तुम्हारे बिना। वो उसके गालों पर हल्की सी चुटकी काटते हुए वहां से चला गया था, जबकि वो बेबस नजरों से उसे देख कर रह गई थी। दिल तो उसका भी बहुत मचलता था अरसलान शाह से बातें करने का, उसके साथ टाइम बिताने का, लेकिन वो डरती थी। दोनों एक जायज रिश्ते में बंधे हुए थे और जब तन्हाई में इस तरह मिलते तो कहीं कुछ गलत न हो जाता। यही सोचकर वो अपने आप को एक हद के अंदर समेट कर रखती थी। उसने रात को अरसलान के कहे अनुसार कमरे का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था और ठीक 12 बजे उसे अपने कमरे के बाहर कदमों की आहट सुनाई दी थी और उसका दिल जोरों से धड़क उठा था। अगले ही पल वो अंदर कमरे में दाखिल हुआ था, जबकि अब उसे अपने सामने पाकर हानिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो उसका हाथ पकड़कर बेड पर लेकर बैठ चुका था। कैसी हो? जबकि वो हंस पड़ी थी। हर वक्त तुम्हारी नज़रों के सामने रहती हूँ, अच्छी भली हूँ। हाँ यार, वो तो है। वो अपना सर खुजाकर रह गया था। कुछ बात समझ नहीं आ रही थी कि कहाँ से बात शुरू करूँ। अभी वो कुछ बात करते कि तभी घर की लाइट चली गई थी। पूरे कमरे में घुप अंधेरा फैल चुका था और हानिया बुरी तरह डर चुकी थी। अरसलान, लाइट क्यों चली गई? अब मुझसे पूछ कर तो नहीं गई थी जो तुम्हें बताता। उसकी सरगोशी उसके कानों के बिल्कुल करीब सुनाई दी थी, जबकि अरसलान को खुद के इतने करीब महसूस करके हानिया का दिल धड़क उठा था। उसने अपने हाथों से अरसलान को पीछे धक्का दिया। प्लीज़ अरसलान, दूर होकर बैठें, बल्कि आप अपने कमरे में जाएं। मैं कैंडल जलाकर कमरा बंद करके सो जाऊंगी, बट प्लीज़ आप जाएं यहाँ से। वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। ओके बाबा, जा रहा हूँ, लेकिन कैंडल तो जला लो। पता लगी मेरे कमरे से निकलते ही खुद ही अंधेरे से डर जाओ। वो उठकर खड़ा हुआ था, साथ ही साथ हानिया भी उठकर खड़ी हुई थी। वो दोनों ही अंधेरे में माचिस और कैंडल ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि तभी आपस में टकरा गए थे। वो गिरने वाली थी कि अरसलान शाह ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया था और उसके नर्म नाजुक वजूद को अपने इतने करीब महसूस करके उसका मन बहकने लगा था। उसकी बाहों का घेरा उसके बदन पर कसने लगा था और ये दबाव महसूस करके हानिया का दिल बुरी तरह धड़का था। अगले ही पल वो अपने होठों से उसे छूने लगा था। अरसलान, उसके होठों से घुटे घुटे से शब्द निकले थे। बस हानिया, प्लीज़ मत रोको मुझे, आज ये सारी हदें पार हो जाने दो। कहते कहते उसने उसके नाजुक से होठों को छुआ था, जबकि हानिया की सांसें भी तेज हुई थीं। वो पूरी शिद्दतों से उसके होठों का रसपान कर रहा था और हानिया भी जैसे खुद को किसी दूसरी ही दुनिया में महसूस कर रही थी। वो उसकी बाहों से निकलना चाहती थी, लेकिन चाहकर भी उससे दूर नहीं जा पा रही थी। उसके होठों से होता हुआ वो उसकी गर्दन को छूने लगा था और जब गर्दन से होता हुआ उसके होठ जरा से नीचे आए थे कि हानिया के होठों से एक मदहोशी भरी सिसकी निकली थी। उसने अरसलान के बालों में उंगलियां फंसाकर उसे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन अरसलान बुरी तरह मदहोश हो चुका था। उसने कसकर हानिया को अपने सीने से भींचा था कि उसी पल लाइट आ गई थी। वो बुरी तरह मदहोशी में चूर एक दूसरे की बाहों में खड़े थे, लेकिन दरवाजे पर खड़ी उसकी दादी ये मंजर देखकर चौंक उठी थीं। अरसलान, हानिया, उनकी एक चीख ने दोनों को होश की दुनिया में वापस लाया था, जबकि हानिया उससे अलग होती हुई अपनी दादी के पास आई थी। दादी, वो मैं। उसकी दादी ने उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा था। बेशरम लड़की, मैं तो तुझे बहुत ही शरीफ समझती थी, लेकिन तू घर के अंदर ही गुल खिला रही है। अगर तुम्हें इतनी ही गर्मी चढ़ी थी तो बोल देते, तुम दोनों की शादी कर देती। जबकि अरसलान अब अपनी दादी के पास आया था। दादी प्लीज़ इस तरह गुस्सा न करें, ये कुछ कमज़ोर से पल थे जिसमें हम दोनों बहक। तभी दादी का हाथ उठा था और अरसलान के गालों पर अपने निशान छोड़ गया।
बेशरम बदतमीज, अपनी दादी के सामने ही अपने गुनाहों को मानते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम गुनाह कर रहे थे, गुनाह कबीरा, एक नाजायज रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। ये संस्कार तो नहीं दिए थे मैंने तुम्हें। वो रोने लगी थी। उनकी आवाज़ सुनकर बाकी घर के लोग भी इकट्ठा हो गए थे। दूर कर दो इन दोनों को मेरी नज़रों से। आज इन्होंने मेरा सर शर्म से झुका दिया है। जबकि हानिया तो बुरी तरह रो रही थी। वो अपनी सफाई में एक शब्द भी नहीं बोली थी, बस शिकायती नज़रों से अरसलान को देख रही थी। अरसलान तो खुद बौखला गया था। वो इन कमज़ोर से पलों में कब बह गया उसे समझ नहीं आ रहा था। लेकिन हानिया की इज्जत पर बात आए उसे ये गवारा नहीं था। जब उसके दादाजी को ये पता चला कि अरसलान हानिया के कमरे में था तो वो बुरी तरह गुस्सा हुए थे। वो हानिया को दोषी करार दे रहे थे। हानिया, तुमने कहा था तुम इससे शादी नहीं करना चाहती, इसके बावजूद भी ये तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा था? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी हानिया। आज तुमने मेरी परवरिश पर उंगली उठा दी। बस दादाजी, बहुत हो गया। अब अरसलान चुप रह ही नहीं सकता था। मैं और हानिया कोई गलत काम नहीं कर रहे थे, कोई नाजायज रिश्ता नहीं बना रहे थे। हाँ, मैं मानता हूँ अभी फ़िलहाल मुझे हानिया के करीब नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये भी सच्चाई है हानिया मेरी बीवी है। निकाह कर चुका हूँ मैं उससे। और इस खुलासे पर सबके मुंह हैरत से खुले के खुले रह गए थे। निकाह? लेकिन कब, कैसे और क्यों? उस दिन जब हानिया ने आपसे मुझसे शादी करने के लिए इनकार किया था तो ये बात मेरी गैरत पर जाकर लगी थी। मैं ये बर्दाश्त कर ही नहीं सकता था कि ये लड़की मुझे रिजेक्ट करे। इसीलिए मैं इसे ज़बरदस्ती मस्जिद में लेकर गया था और फिर मौलवी साहब से कहकर मैंने इसके साथ निकाह पढ़वा लिया। वो हानिया को साफ बचा गया था। उसने उसकी इज्जत पर आंच नहीं आने दी थी। जबकि सब लोग हैरत से अरसलान को देख रहे थे। तुमने हानिया के साथ ज़बरदस्ती निकाह किया? उसके दादाजी अब आगे बढ़े थे। हाँ, मैं मानता हूँ दादाजी कि मैंने इसके साथ ज़बरदस्ती निकाह किया, लेकिन अब मेरा दिल इसके लिए बदल गया है। मोहब्बत करने लगा हूँ इससे। मैं आप लोगों को ये बात बता देता, लेकिन मैं चाहता था पहले मेरी पढ़ाई पूरी हो जाए, उसके बाद ही मैं शादी की बात करता। मैं तो बस हानिया से कुछ देर के लिए मिलने आया था। इतने में लाइट चली गई और ये डरकर मेरे सीने से लग गई थी। बस जब लाइट आई तो दादी ने हम दोनों को देख लिया था। मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। अब आप हमें जो चाहे सज़ा दे सकते हैं। सब लोग खामोश हो गए थे। बहुत देर के बाद उसके दादाजी बोले थे, सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी और अब सज़ा यही है कि ये विदाई अब कल ही होगी। ये कहकर वो हानिया के पास आए थे जो अपने आंसू पोंछ रही थी। मुझे माफ़ कर दो मेरी बच्ची, इसने तुम्हारे साथ इतना जुल्म किया और तब भी मैं तुम्हें गलत समझता रहा। जबकि वो अपने दादाजी के सीने से लगकर फूट फूट कर रो पड़ी थी। उसकी दादी ने भी उसे अपने सीने से लगाया। उसने एक प्यार भरी नज़र से अरसलान को देखा था जो उसकी इज्जत को साफ बचा गया था। अरसलान ने आंखों ही आंखों में उसे तसल्ली दी थी। अगले ही दिन दोनों की शादी धूमधाम से फंक्शन रखा गया था और पूरे ख़ानदान वालों के सामने उनकी विदाई हुई थी। विदाई क्या होनी थी, एक कमरे से उठकर वो दूसरे कमरे में आ गई थी और जब अरसलान कमरे में दाखिल हुआ वो मुंह फुलाए बैठी थी। वो उसके सामने मुस्कुराते हुए बैठ गया था। नाराज़ हो? बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं तो तुम्हें बचा गया था ना, सारी गलती अपने सर ले ली थी। जानती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे आप पर गुस्सा आ रहा है। क्या ज़रूरत थी उस रात मेरे करीब आने की? क्या करता यार, दिल मचल उठा था तुम्हें इतना करीब महसूस करके। खैर जो भी है, अब तो मैं तुम पर पूरी तरह हक रखता हूँ ना, अब तो कोई भी कुछ नहीं कहेगा। देखो, सब घर वालों ने खुद ही तुम्हें मेरे कमरे में दुल्हन बनाकर बिठा दिया है। ये कहते कहते वो उसके करीब हुआ था और हानिया ने भी सुकून से अपना सर उसके कंधे पर टिका दिया था, क्योंकि अब हर दुख दर्द के बादल छट चुके थे। अब उनकी ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ थीं और आज अरसलान ने भी बिना किसी झिझक के उसे अपनी बाहों में खींच लिया था। बहुत ही प्यार से हानिया को छूते हुए उसने अपने रिश्ते की शुरुआत की थी और अरसलान की बाहों में हानिया अपने सारे दुख दर्द भूल चुकी थी। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर देना। दोस्तों, पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई रोमांटिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई रोमांटिक कहानी के साथ।